तो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आर्थिक विकास, इंडियन नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। तो अंग्रेजों से पूर्व भारतीय व्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण और अविकसित थी, यानी कि जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई उससे पहले क्या थी, भारत की जो नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या थी, रूरल थी और अंडर डेवलप्ड थी, ग्रामीण और अविकसित थी, और एक यूनिट के वे में यूज होती थी। और जो भी प्रोफेशन था क्या था, हेरिडिटरी था। प्रोफेशन जो था वंशानुगत था, यानी कि किसान के बेटा किसान, साहूकार जो लेंडर थे, मनी देने वाले थे, उनके बेटा भी लेंडर। और वहाँ प्रमुख प्रोफेशन क्या था, व्यवसाय क्या था, कृषि ही था। और जो भी इंडस्ट्री था उतना और कृषि में ही जो उद्योग था थोड़ा उन्नत था, मतलब कि हाई क्वालिटी का था। जैसे रेशमी, सिल्क और कॉटन इंडिया का वर्ल्ड में एक टॉप क्वालिटी का था। और यहाँ पर भी मार्बल, संगमरमर और नक्काशी का कार्य भी, और सोने चांदी आभूषण पत्थर की तराशी भी जो था उत्तम क्वालिटी का था। इसलिए इस चीज़ों को हम लोग इंपोर्ट नहीं करते थे, यानी कि आयात नहीं करते थे। इन चीज़ों का हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, यानी निर्यात करते थे। और किन चीज़ों का हम लोग करते थे निर्यात, नील का, अफीम का और मसाले का। ये पता ही है, केरला से सब मसाले दूसरे देशों में जाते थे, अफीम, ओपियम और नील ये सब जाते थे। तो कह सकते हैं कि 17वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी में इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, हेरिडिटरी थी, वंशानुगत और परंपरागत स्वरूप में गतिमान थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या किया, अंग्रेज़ों ने भारत को उपनिवेश बना दिया। तो उपनिवेश इंग्लिश होता है कॉलोनियल, एक कॉलोनियल कंट्री बना दिया। कॉलोनियल का मतलब कि भारत को उस समय क्या था, पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं था, इसको क्या बोलते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी उस समय। यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियाँ थी भारत की, सीधा किसके कंट्रोल में थी, ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। और इतना से इतना 1757 से लेके 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हक में। उसके बाद ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट 1857 से ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। तो इतना से इतना कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसके बाद से डायरेक्ट ब्रिटेन ने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तो उस समय क्या थी, बैकवर्ड हमारी जो इकोनॉमी थी, अल्पविकसित, सेमी डेवलप्ड। ठीक है, अर्थव्यवस्था थी। देखिए, किसी भी कंट्री के लिए डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए पावर की ज़रूरत होती है, ब्रांच की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, मशीनरी की ज़रूरत होती है, स्किल की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की या कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। और पावर में भी शक्ति, किसी भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर में क्या चाहिए, हमें कोयला चाहिए, ईंधन चाहिए, तेल चाहिए, सौर ऊर्जा चाहिए, कोल, फ्यूल, ऑयल एंड सोलर एनर्जी। ट्रांसपोर्ट में हमें क्या चाहिए, रेलवे, रोड्स, पोर्ट्स एंड एयरवेज। और कम्युनिकेशन में पोस्ट, टेलीग्राम, टेलीफोन, रेडियो। और बैंक में फाइनेंशियल, इंश्योरेंस। और साइंस टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही, या सामाजिक मत जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ में भी चाहिए। तो स्वतंत्रता के उपरोक्त सभी बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी इस सब चीज़ों में बहुत कमियां थी। और स्वतंत्रता 1947 तक तो ये एक कॉलोनी के रूप में ब्रिटेन का था ही। ठीक है, और हमारे प्रोडक्शन में भी, उत्पाद में भी बहुत कमियां थी। किसान गरीब थे,
उत्पादकता जो प्रोडक्शन हमारा था वर्ल्ड में सबसे कम थी, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत कम थे, जो भी थे वो बड़े शहरों में केंद्रित थे, हेवी इंडस्ट्रीज़ भी थे उतने नहीं थे या नहीं थे। भारतीय अर्थव्यवस्था का पहलू एक सेमी डेवलप्ड स्वरूप को बोध कराता है, किंतु नियोजन काल जब से प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्लानिंग कमीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कुछ कुछ परिवर्तन होते गए। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोग, औद्योगिक जो नीति है जो 1948 का था, फिर 1956 में हुआ, उसमें आधारभूत संरचना में चेंज होती गई। और आज़ादी के बाद हम लोगों ने जो प्लानिंग कमीशन बनाया, जो बेस बनाया कि इसी के हम लोग कोई अहम फैसले लेंगे विकास के लिए, देश के विकास के लिए। तो योजनाओं में मौलिक उद्देश्य में हमारा इंक्लूसिव और बैलेंस डेवलपमेंट को फोकस किया हम लोगों ने, जिसमें कि नियोजन काल में यानी प्लानिंग कमीशन एरा में एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे और बिजनेस पे, हम सभी पे हम लोगों ने कार्यक्रम चलाए। और भारत में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने काम किया। और प्लानिंग कमीशन के इरा में अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको हम लोग बल दिया बढ़ाने के लिए या बनाने के लिए। और उसमें से पब्लिक सेक्टर पे हम लोगों ने ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों का नेशनलाइजेशन, ग्रामीण जो इलेक्ट्रिफाई किया, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़कें और रेल परिवहन का विकास किया, कृषि मशीनीकरण, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि 1965-6 में हुआ, उस पर फोकस किया। जो 90 उसके बाद किस पे, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा पर उन्होंने फोकस किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन की अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में फोकस करना स्टार्ट किया और डेवलपमेंट स्टार्ट किया। और प्लानिंग कमीशन इरा में ही हमारा जो कृषि क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। उद्योगों में भी जो सेकेंड प्लानिंग कमीशन है, सेकेंड प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में हमने किस पे फोकस किया था, एग्रीकल्चर पे। सेकेंड प्लानिंग कमीशन पे किस पे फोकस किया था हमने, इंडस्ट्री पे। और फिर आयरन, स्टील और भारी हेवी इंजीनियरिंग जो रसायन उद्योग, सभी पे हम लोगों ने फोकस किया। तीव्र विकास हुआ भी। और भारत का आयात, जो भी हम लोग चीज़ें बाहर से मंगाते थे, इन सब चीज़ों का उसमें कमी आई। और विदेशी निर्भरता, जिस पे हम फॉरेन पर डिपेंडेंट थे, इन सब चीज़ों के लिए कमी आई। और प्लानिंग कमीशन के बेसिक उद्देश्य हमारा क्या था, सोशलिज्म प्लस इकोनॉमिक्स दोनों था, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सोशलिज्म का मतलब कि सभी में सामान्य जो भी धन है सभी को समान बंटने चाहिए, जो भी रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स की इंडस्ट्री पर भी फोकस किया हम लोगों ने कि बिना इकोनॉमिक्स और कैपिटलिस्ट के कारण हम लोग इंडस्ट्री बनेगा नहीं, तो दोनों पर फोकस किया, नहीं सिर्फ एक को नहीं। जैसे बड़े और सब कंट्री जैसे रसिया, चाइना ने पहले फोकस किया, सोशलिज्म पर ज़्यादा फोकस किया, कम्युनिज्म पर ज़्यादा फोकस किया, लेकिन इंडिया ने दोनों पर फोकस किया कि पता था कि बिना इकोनॉमिक्स और कैपिटलिस्ट थॉट के कारण इंडस्ट्री बढ़ ही नहीं सकती है। और समाज में व्याप्त आर्थिक जो इनइक्वलिटी थी और जो एक्सप्लॉयटेशन थे, शोषण थे, समाप्त करने के लिए नियोजन काल में बहुत कदम उठाएंगे, जैसे जमींदारी उन्मूलन, ठीक है, एबोलिशन ऑफ लैंड लॉट सिस्टम जो था उसको उन्मूलन हटाया, भूमि पर किसी को जिसका अधिकार प्राप्त नहीं था उन लोगों को दिया, ठीक है। बॉन्डेड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समाप्त किया। पब्लिक सेक्टर में उसको चीज़ों को बढ़ाया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ, तो बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फोकस किया हमने। तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए जिससे कि हमारे विकास में बहुत मदद की। लेकिन अभी भी इंडिया सेमी डेवलप्ड ही है, यानी विकासशील। तो उपयुक्त जो भी
किया हमने, उस पे आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में विकसित तो हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ, और इसे एक विकासशील यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जा सकता है, जहाँ पे योजनाबद्ध प्लानिंग और इंक्लूसिव प्रयास जारी है अभी तक। तो जिसने अभी हम लोगों ने पढ़ा उस पर चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हिंदी मीडियम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, कुछ कुछ साथ में ही ले लिया है। जैसे निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रमुख कारण है, कॉज नहीं है? तो कौन नहीं है? पूंजी कैपिटल तो चाहिए ही, और टेक्निकल रिफॉर्म्स भी चाहिए, जनसंख्या में परिवर्तन इम्पोर्टेंट है, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, ठीक है। तो जो भी लेबर डिवीज़न है, मैन वीमेन, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए नौकरशाह ब्यूरोक्रेसी तो और चीज़ों को क्या करता है, लाल फतेह शाही इसको जो बोलते हैं हम लोग, चीज़ों को ग्रोथ करने में रोकता है, क्योंकि बाद में इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत सारी चेंजेज हुई और रेड टेपिज्म को हटाने के लिए ये सब चीज़ों को, तो ये चीज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये फैक्ट है कि 5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था थी अचीव कब तक करने की बात कही थी? तो 2024। देखिए फिर रिपीट क्वेश्चन हुआ 2024। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्ट है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन जो NIP है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, सरकार द्वारा वर्ष 2020 नहीं 2000 क्या होगा 20-25 अवधि के लिए आरंभ किया गया। ये तो गलत ही हो गया। NIP का उद्देश्य समान ढांचा को सुविधा प्राप्त करना, ओके ये तो सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया था ये, तो ये गलत। RCD कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पूर्ण रचना क्यों करती? जो कंपनी है जो, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करके फिर से रिस्ट्रक्चर करती है अपने कंपनी को, क्यों करती है? कि कंज्यूमर का डिमांड बढ़ रहा है, तो दिन पर दिन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में चीज़ों में करनी ही पड़ेगी, कंज्यूमर का डिमांड बढ़ रहा है। लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन और सर्विस को देने के लिए कंपटीशन चल रहा है। देखेंगे एक कंपनियां हैं, 1000 कंपनियां कम दाम में सर्विस और प्रोडक्शन और रिसोर्सेज जो होगा वो देने लगेंगे कंज्यूमर, तो एक कंपटीशन का भाव हो जाता है। इसलिए हमें न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी हो जाती है कंपनियों के लिए। इकोनॉमिक के ग्लोबल बनाने के लिए, लिबरल बनाने के लिए चेंजेस हो रहे बहुत तेज़ी से, तो तीनों इसका कारक हो जाएंगे। तो कौन हो जाएगा? D। और सेमी डेवलप्ड अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता क्या होती है? तो लो पर कैपिटा इनकम, सही है। पूंजी निर्माण की निम्न दर, तो कैपिटल जो फॉर्मेशन होता है बहुत लो क्वालिटी का कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पैसा ही नहीं हो पाता है। अगर कैपिटल नहीं हो पाएगा तो किसी भी इकोनॉमिक को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा किस लिए? कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो इकोनॉमी कैसे बनेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? रोड, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, तब तो बिजनेस बढ़ पाएगा, तभी तो एक कंट्री का इकोनॉमी बढ़ पाएगा। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कैसे? तो कैपिटल ही नहीं रहेगा, तो उसके कारण लोग पर कैपिटा इनकम भी है कि पर व्यक्ति की आय देखेंगे वो कम है, तो अर्निंग नहीं हो रहा है तो कहाँ से होगा? निम्न आश्रितता अनुपात, देखिए ऐसे जब लो रहेगा सेमी डेवलप्ड में तो हायर डिपेंडेंसी हो जाती है, माने कि एक फैमिली में एक ही कमाने वाला, बाकी सब डिपेंडेंट है श्रमिक, तो यहाँ पर हाई होगा, निम्न नहीं होगा। तो थर्ड गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, तो ये दोनों गलत। और तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल का शक्ति होना, ये भी उतना नहीं है। अगर टर्शियरी यानी कि सर्विस सेक्टर है तो है, तो मेन इसमें ये भी उतना नहीं होगा, मेन हो जाएगा एंड टू। देखिए इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। अल्पविकसित यानी सेमी डेवलप्ड
इकोनॉमी के संबंध में जो होता है रहन सहन का काफ़ी स्तर निम्न होता है। तो क्या क्या होता है निम्न प्रतिवेग, लो पर कैपिटा इनकम, जीवन लाइफ स्टाइल भी क्या होता है लो। ऐसे कंट्री में, सेमी डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है लो पर कैपिटा इनकम, लो लाइफ स्टाइल, हाई पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसमें कृषि के क्षेत्र में एग्रीकल्चर से उसमें ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी, क्योंकि अभी भी हमारे देश में कितने 55% रहेंगे, अब तक कम धीरे धीरे, लेकिन 50% 55% डिपेंडेंसी है। कैपिटल फॉर्मेशन बहुत कम होता है। देखेंगे हैं कि इनकम में बहुत इनइक्वालिटी है, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है तो कोई कमा ही नहीं रहा, बहुत कम है। मतलब कि दोनों में इनइक्वालिटी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर इंडिकेट्स द इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग। तो क्या दिखलाता है कि ज़्यादा एग्रीकल्चर में है, बिल्कुल सही। डिस्गाइज परछन अनएम्प्लॉयमेंट, परछन एम्प्लॉयमेंट में मान लीजिए एक ये प्लॉट है, इस पर एक आदमी की ज़रूरत है कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए, लेकिन 5 लोग बिना मतलब के हैं, तो इसी को कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि आगे पढ़ेंगे डिफिनीसन ऑफ, लेकिन आपको बताया। तो ये डेवलपिंग कंट्री में जो अल्प विकसित है ऐसा होता है, तो दोनों सही है। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हाँ ह्यूमन पुअर क्वालिटी है, यानी कि स्किल्ड नहीं है। तो 1 2 3 हाई पर कैपिटल, प्रोटीन कहाँ से लेंगे जब पैसा है नहीं, तो हाई क्वालिटी का फूड कहाँ से मिलेगा, तो 1 2 3 हो जाएगा डी। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, बिल्कुल सही। प्रचंड बेरोजगारी रहती है, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता रहती है, बिल्कुल सही। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा जब पैसा ही नहीं है, तो इसका आंसर डी। देखिए अल्प विकसित यानी जो भारतीय अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, कृषि की प्रधानता रहती है, पूंजी लो कैपिटल रहता है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि होती है, बेरोजगारी रहती है, निम्न प्रति व्यक्ति लोग पर कैपिटा इनकम, बैकवर्ड होता है इंडस्ट्रीज़, तकनीक भी पिछड़ापन होता है, मिश्रित यानी कि पब्लिक प्लस प्राइवेट, इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं जो अल्प विकसित होते जो इंडिया में है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आयात पर यानी कि हमारे पास चीज़ें नहीं रहेंगे तो हम कहाँ बाहर से ही मंगाएंगे। आयात पर निर्भरता रहती है, निरक्षरता रहती है, यानी कि लो लिटरेसी रेट। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है तो कैसी, विकासशील, डेवलपिंग, जो धीरे धीरे हो रहा है। बहुत सारे प्लानिंग कमीशन, अब तो नीति आयोग आ गया है, बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं जो प्लानिंग कमीशन में ऑलरेडी 12th प्लानिंग कमीशन तक जो किए गए, बहुत डेवलपमेंट में हुआ, लेकिन अब नीति आयोग से ही बहुत सारी चीज़ों को लिया जा रहा है, तो विकासशील नहीं है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, जहाँ प्राइवेट और पब्लिक दोनों हों, तो जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक पब्लिक के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, ठीक है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ हो। भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित, पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य निजी और सार्वजनिक। देखिए कितनी बार क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बस दिमाग में रखना है इसको। देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा तो मिश्रित, देखिए फिर मिश्रित, सार्वजनिक निजी क्षेत्र। भारत में किस तरह है, देखिए मिश्रित। इट विल इंडिया को कैसे करेंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, लेबर हैं, वो भी अनस्किल्ड लेबर हैं, ठीक है ना। तो भारत को इसी रूप में एक श्रम अधिक, तभी तो दूसरे देश में जाते हैं, जैसे सऊदी अरबिया और ये सब चीज़ों में जब हम लोग के पास लेबर है और सरप्लस लेबर है, ज़्यादा लेबर है, तो दूसरे कंट्री में यहाँ से लोग जाते हैं काम करने के लिए। कैपिटल सरप्लस तो नहीं है, ना ट्रेड सरप्लस है, ना फूड इतना भी नहीं कि हम लोग के पास फूड डिफिसिट है। हम लोग अब डिपेंडेंसी नहीं है हम लोग पर दूसरे कंट्री, पहले आज़ादी के पहले थी कि हम लोग अनाज ही मंगाते थे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इसका आंसर बी। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प, देखिए फिर वही क्वेश्चन कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ,
मैंने आय का असमान वितरण, बिल्कुल सही। उच्च निर्भरता तो बताया था, एक ही कमाने वाला, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, राष्ट्रीय आय में कम वृद्धि दर, यस। बैंक वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, नहीं, ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन इसको हम लोग देखिए, एक तो है कि इसमें चेंज मार सकते हैं कि हाँ, बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी हो सकता है। देखते ऑप्शन 1, 3, 4, नहीं 1, 2 तो होगा, जिसमें 1, 2 किसमें है? और राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर तो होता ही है, धीमी दर, बिल्कुल सही है। लो नेशनल इनकम रेट जो होता है वो भी है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, तो क्या क्या है इसमें, देखिए इसका आंसर भी मैंने है यहाँ पर, इसको समझाता हूँ। तो इस हिसाब से जो आंसर है, मैंने लग ही रहा था कि ये बैंक जो क्षेत्र है, थोड़ा इस पर डाउट लग रहा था, तो 1, 2, 3 होगा इसका। तो इस हिसाब से इसका ई होना चाहिए, डी से अप्रोप्रिएट है ई, कि बैंक वाला पे इस पर थोड़ा डाउट। चलिए एक बार इसको देखते हैं कि निम्न जो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या है खासियत। प्रति व्यक्ति आय निम्न से लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी दर, स्लो ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, जनसंख्या में भारी दबाव, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, गरीबी का अस्तित्व, जेनेसिस ऑफ पॉवर्टी या प्रेजेंस ऑफ पॉवर्टी, कृषि पर निर्भरता है, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, बेरोजगारी की अधिकता है, मोर अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीकी कौशल की कमी, लैक ऑफ स्किल ऑफ टेक्निकल स्किल या लैक ऑफ स्किल, साक्षरता की कमी, लो लिटरेसी रेट, रूढ़िवादी, बैकवर्डनेस है सोशल का, विकास के लिए योजना बनाना, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, योजना पर एक्सपेंडिचर ऑन प्लानिंग। तो राष्ट्रीय आय में धीमी दर भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय धीमी दर पर संदर्भ नहीं, तो यही अंडर डेवलप्ड की निशानी है। तो बिल्कुल होगा, यही होगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, बैंक वाला नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है क्या? कृषि प्रधानता है, बिल्कुल सही। न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही है। उद्योग की प्रधानता, अब इंडस्ट्री ज़्यादा रहेगा तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता तो नहीं है। बृहद बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, बिल्कुल सही। तो 1, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, देश की वृद्धि में कौन सा अनार्थिक तत्व है? देखिए, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज तो चाहिए ही, पूंजी संसाधन भी चाहिए, शक्ति चाहिए ही, कोल एनर्जी जो चाहिए, सोलर एनर्जी, फ्यूल। सामाजिक व्यवहार ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, वही सेम क्वेश्चन है, सोशल बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है। देखिए कौन कौन सा आर्थिक तत्व है, अनार्थिक तत्व। सामाजिक जो कारक होते हैं, धार्मिक कारक नहीं होते, राजनीतिक कारक भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कारक भी नहीं है, ये भी कारक नहीं है। बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए? नेचुरल रिसोर्सेस, लेबर फोर्स, कैपिटल, टेक्निकल कैपिटल, देखिए कैपिटल यहाँ पे है, उत्पाद और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी, ये इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक फैक्टर बोलते हैं ना, लैंड, कैपिटल, लेबर, कंपनी, उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब इम्पोर्टेंट जो बुनियादी चीज़ें हैं, और ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है एक इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। है ये सब का, लेकिन और चीज़ों के लिए है, लेकिन जो कोर में जाके देखेंगे इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ये चीज़ तो मस्ट रहना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील है। आर्थिक सुधारों की, देखिए सेकेंड जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित भाग नहीं, सेकेंड जनरेशन कौन नहीं है?
देखिए तेल तो है ही, पब्लिक सेक्टर में सुधार चाहिए ही, शासकीय और सार्वजनिक सुधार भी चाहिए हम, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का जो बात है, न्याय वाला प्रणाली नहीं चाहिए। विकास का मॉडल किस पे है? व्यक्ति पर, राज्य पे, बिल्कुल सही सी। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट, व्यक्ति और राज्य दोनों पे, इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये हो गया, स्टेट एंड पर्सन बोथ। अब देखिए सिर्फ इंग्लिश में ही है, जो क्वेश्चन हिंदी में करा चुके उसका इंग्लिश। तो 5 ट्रिलियन कब? 2024। 5 ट्रिलियन का कब तक था अचीव करने का? 2024। नेक्स्ट इकोनॉमी किसको कहते हैं हम लोग? मिश्रित इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करे। सेम वही क्वेश्चन है जो हिंदी मीडियम के लिए पहले करवा चुका, अब इंग्लिश मीडियम। मिक्स्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं? कोएग्जिस्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, सी ऑप्शन। मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, बी। इंडियन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड। इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडिया लेबर इंटेंसिव, ज़्यादा लेबर है तभी तो दूसरे कंट्री में जाते हैं। अब इसमें देखिए अंडर डेवलपमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? लो पर कैपिटा इनका, बिल्कुल सही। लो पर कैपिटल फॉर्मेशन भी सही है। लो डिपेंडेंसी नहीं, हाई डिपेंडेंसी रेशियो होगा तो 1 और 2 ओनली, ए। इंडिया अंडर डेवलप्ड कौन एक्सप्लेन अच्छा से करेगा? इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बिल्कुल सही। हाई डिपेंडेंस रेशियो, स्लो रेट ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, बिल्कुल सही। चेंज इन बैंकिंग सेक्टर नहीं, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। आंसर 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3 तो किसी में नहीं है, वही पिछले हिंदी वाला में जो समझाए थे। अब देखिए इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्री में क्या है? ऑक्यूपेशन मेनली एग्रीकल्चर होता है, डिस्गाइज प्रचंड अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये भी सही है। हाई प्रोटीन कहाँ से लेंगे जब पैसा ही नहीं रहेगा? तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3। देखिए वही सेम चीज़, लो पर कैपिटा इनकम है, एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर है, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओवर पॉपुलेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी इनइक्वालिटी, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मार्केट इम्परफेक्शन, लो लेवल ऑफ एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड है। तो यही सर इंडियन इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक है जो डेवलपिंग इकोनॉमी का है। इंडियन इकोनॉमी को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? डेवलपिंग कंट्री। अब इंडियन इकोनॉमी का फिर से देखिए, प्री डोमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर ज़्यादा हावी है, इंडस्ट्री तो नहीं है। लो पर कैपिटा भी सही है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट 134 134, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट? नॉन हो गया वही सोशल बिहेवियर, बाकी सब तो है ही, सोशल बिहेवियर करेंगे। देखिए फिर से नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है जो डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री? सोशल कंपोनेंट, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशन एंड साइंटिफिक कंपोनेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सेकेंड जनरेशन? तो वही बताया था, लीगल सिस्टम जो है, बाकी तो है ही है। ऑयल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर चाहिए। इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंश्योर इंटरेस्ट ऑफ बोथ स्टेट एंड पर्सन दोनों का, ओके। तो यही है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इसका, इकोनॉमिक्स का, नेक्स्ट स्लाइड में।